बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करें, ये हमारा 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, मीडिया लॉज एंड एथिक्स। आप लोग इसको पढ़ चुके हैं पहले। हम लोग अब इसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। पहला जो इसमें हमारा टॉपिक था वो बेसिकली था कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ़ एथिक्स एंड व्हाट आर द स्कोप ऑफ एथिक्स ना। तो पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द एथिक्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी सोसाइटी को बनाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, इवन देन इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए भी अल्लाह ताला ने एक ज़ाब्ता अखलाक जो है वो बनाया है। वो तमाम असूल व ज़वाबित, वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो किसी भी इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए हम तय करते हैं, या वो कवानीन, वो कायदे, वो असूल जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया को चलाने के लिए मुतारिफ़ करवाए, या वो असूल, वो कवानीन, वो कायदे जो कोई माशरा अपनी बेहतरी के लिए, अपने माशरे में मस्बत तब्दीली लाने के लिए, उसमें तरक्की लाने के लिए तय करता है, उन सब चीज़ों को बुनियादी तौर पर हम एथिक्स कहते हैं। एथिक्स जो है ये वेरी करते हैं। वेरी कैसे करते हैं? ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करते हैं, ये कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। लेकिन इनमें जो मेन डिफरेंस लाने वाली जो चीज़ है वो बेसिकली होता है आपका रिलीजन, यानी कि आपका मज़हब। कि जो आपका मज़हब होता है वो बेसिकली आपके कोड ऑफ एथिक्स को डेवलप करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं हलाल हराम की, कि कौन सी चीज़ें हलाल हैं, कौन सी चीज़ें हराम हैं। कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए, चाहे वो खाने पीने की हैं, चाहे वो शरई मामलात हैं, चाहे वो रिश्तेदारी के मामलात हैं, चाहे वो शादी ब्याह के मामलात हैं, या ज़िंदगी के कुछ भी मामलात हैं, उनमें हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसी है अल्लाह ताला की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस के बहुत सारी चीज़ें अलाउ करने के साथ साथ कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने अलाउ नहीं की। हम अगर खाने पीने की एग्ज़ाम्पल लें तो हमारे यहाँ जो है सारे जानवर हम नहीं खाते, हम ना परिंदे खाते कि हमारे लिए हलाल नहीं हैं। ये हमारा एक एथिकल वैल्यू है, मतलब एक अखलाकी कदर है कि हम उन चीज़ों से कराहत महसूस करते हैं। बचपन से हमारा जो है एक ऐसा ब्रॉटअप किया जाता है, हमारा ऐसा माइंड मेकअप किया जाता है कि हम उन चीज़ों को पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप इसके कंपैरिजन में दूसरे मज़ाहिब को देखें तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वो चीज़ें हलाल समझी जाती हैं खाने पीने में, हमारे यहाँ नहीं। इसी तरह से मर्द और औरत का जो रिलेशन है उसमें हुर्मत के रिश्ते हैं, कि बाप है, भाई है, बहन है, माँ है, बेटी है, जो इसी तरह से और बहुत सारे रिश्ते हैं जो हुर्मत के रिश्ते कहलाते हैं, जिनके साथ आपका फ़िज़िकल जो रिलेशन है वो अल्लाह ताला की तरफ से पसंदीदा करार नहीं दिया गया। इसके साथ साथ नामहरम लोग जो हैं, दो लोग मर्द और औरत, उनका भी विदाउट निकाह या विदाउट एनी लीगल रिलेशन जो है अल्लाह ताला की तरफ से वो नहीं है। एथिकली हम उसको नापसंद करते हैं, उसके लिए सज़ाएँ भी हैं, शरई तौर पर भी हैं और हमारे लॉज में भी हैं। लेकिन इसी तरह से हम बहुत सारी सोसाइटीज़ को देखते हैं वहाँ पर एथिकली इन चीज़ों को बिल्कुल भी बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि उनके लॉ में उन चीज़ों की परमिशन दी गई है। तो ये जो सारा जो बैकग्राउंड है बेसिकली, इससे हमें क्या पता चलता है कि हर जगह के असूल व ज़वाबित डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो मोरालिटी है, जो अखलाकी इक़दार हैं, कमोबेश हर जगह पर एक जैसी ही होनी चाहिए जो एक इंसान के तौर पर हैं। अब हम जो अभी बेसिकली पढ़ रहे हैं, हमारा जो नीड एंड स्कोप है ये बेसिकली मैस कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंगली है। लेकिन फर्स्टली हम इसको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसको मीडिया से रिलेट करेंगे कि कैसे जो एथिक्स हैं इनका मीडिया के साथ क्या जो है रिलेशन बनता है, या एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या मीडिया पर्सन को किस किस्म की एथिकल वैल्यूज़ का हामिल होना चाहिए और किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। एथिक्स जो है वो इसलिए भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली ये इंसान की जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं। हर इंसान चाहता है ना इंसाफ हो, आज़ादी हो, सुकून हो, अमन हो। तो जब तक आप कुछ एथिकल वैल्यूज़ डिफ़ाइन नहीं करते तो आप इन चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर सकते, आप इनको हासिल नहीं कर सकते। इनके बगैर फिर आपकी ज़िंदगी में वो सुकून वो नहीं होता जो एक ह्यूमन डिज़ायर या ह्यूमन नीड होती है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बीइंग फेयर और ऑनेस्ट, व्हेन यू आर ऑनेस्ट, व्हेन यू आर फेयर,
आप अपनी डीलिंग में फेयर हैं और हर कोई अपनी अपनी जगह पर फेयर है, तो अल्टीमेटली पूरी सोसाइटी में एक पॉजिटिव जो है वो चेंज आता है। और जो आपकी पॉजिटिविटी है, आपकी ऑनेस्टी है, आपकी जो फेयरनेस है, ये आती है आपके अंदर आपकी एथिकल वैल्यूज़ की वजह से। तो इसमें जो है हर जो शख्स है, कहीं पे भी हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में है, चाहे घर में है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप का हिस्सा है, तो एथिकली उसकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑनेस्ट होने के बाद, कि वो अपनी उस जॉब से सिंसियर हो, वो अपनी उस काम को पूरा करे जो कि उसको असाइन किया गया है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एथिक्स एंड व्हाई डू वी नीड इट, कि इसकी ज़रूरत जो है, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि बेसिकली वी नीड टू लर्न अबाउट गुड एथिक्स बिकॉज दे गाइड आवर डिसीजंस, मेक अस हु वी आर एंड डिटरमिन आवर फ्यूचर। कि बेसिकली जो एथिकल वैल्यूज़ हैं वो आपके कैरेक्टर को डिफ़ाइन करती हैं, आपका कैरेक्टर बनता है, उससे लोगों के सामने आपका कैरेक्टर डिस्प्ले होता है कि आप क्या हैं, आप कैसे हैं, आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, आप कितना दूसरों का ख्याल रखते हैं, या कितना आपके अंदर ऑनेस्टी है, कितना आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म है, और कैसे आप रिलेशंस में बैलेंस रखते हैं। ये सारी चीज़ें, और यही चीज़ें आपके फ्यूचर को भी डिसाइड करती हैं। आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखते हैं, अपनी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, अपने साथीज़ा में, तो हर शख्स की पर्सनालिटी का कोई ना कोई इम्प्रेशन होता है आपके ऊपर। और अगर हम जनरली नोटिस करें तो हर वो शख्स जो रहम दिल है, हर वो शख्स जो दूसरे की मदद करता है, हर वो शख्स अपनी जॉब मीन वो कोई भी काम करता है, जैसे कि हाउसवाइफ का काम है घर संभालना, माँ का काम है बच्चे संभालना, मर्द का काम है कमा के लेके आना, उस्ताद का काम है पढ़ाना, डॉक्टर का काम है इलाज करना, वो जो भी उसकी जॉब है, जो भी उसका क्राइटेरिया है, वो उसके साथ सिंसियर है और उसको पूरा करने के लिए अपनी जो सारी एफ़र्ट्स है वो उनको जो है उसके अंदर रखता है, उसको पूरा करता है। तो ये जो चीज़ है बेसिकली यही एथिक्स की नीड है जो हमारी सोसाइटी की बेस बनती है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एथिक्स। अब एथिक्स की कुछ टाइप्स भी होती हैं कि एथिक्स की कैसे हम कैटेगराइज करते हैं उनको। जब हम एथिक्स को कैटेगराइज करते हैं तो इसमें बेसिकली एथिक्स की जो हमारे यहाँ तीन मेन कैटेगरीज हैं। हमारे यहाँ मेटा एथिक्स है एंड नॉर्मेटिव एथिक्स हैं, और इसके अलावा हमारे यहाँ अप्लाइड एथिक्स है। जो मेटा एथिक्स होते हैं ना, वो बेसिकली मेटा एथिक्स डील विद नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट। कि जो आपकी मॉरल जजमेंट है ना, जो हम कहते हैं कि जैसे भी हमने सारा डिस्कस किया कि इंसान के अंदर की जो चीज़ है, द स्टडी ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ एथिक्स इट अटेम्प्ट टू डिटरमिन मीनिंग्स ऑफ नॉर्मेटिव टर्म्स, रॉन्ग, गुड, बैड, ये सारी चीज़ें कि जो आपका इंटरनल डिसाइड करता है व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। ठीक है, ये बेसिकली वो है कि आपको पेरेंटली नज़र आ रहा है कि हाँ ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ ठीक नहीं है, आप उसको पेरेंटली डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, इसको आप मेटा एथिक्स कहते हैं। फिर होते हैं हमारे नॉर्मेटिव जैसे कि उसके नाम से ही जाहिर है कि नॉर्म्स जो आपकी होती हैं, जो हम किसी सोसाइटी में रहते रहते आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को जो है डेवलप करते हैं। जैसे इन मुस्लिम सोसाइटी हम जो है इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, भाईचारे पे, अखुवत पे और इसार पे, कुर्बानी पे, दूसरे की मदद करने पे, ये सारी चीज़ें नॉर्मेटिव हैं। जैसे रमज़ान शरीफ में लोगों का जो होता है दूसरों की हेल्प करने का जज्बा जो बढ़ जाता है, वही बच्चों से नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होता है। ईद है या डिफरेंट जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उन पे हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मेटिव होती हैं, जो कोई भी शख्स अपनी सोसाइटी से आहिस्ता आहिस्ता सीख लेता है। उसके बाद हमारे नॉर्मेटिव एथिक्स में बेसिकली वो कहते हैं कि नॉर्मेटिव एथिक इज़ द स्टडी ऑफ एथिकल एक्शन। It is the branch of philosophical ethics that investigate the set of questions that arise when considering how one ought to act morally speaking. Most traditional moral theories rest on principles that determine whether an action is right or wrong. मतलब आप अपनी सोसाइटी के सिनेरियो को रखते हुए जहन में राइट और रॉन्ग, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी जो है इलीगल रिलेशंस की, तो ये वेरी करता है। एक सोसाइटी में इसको ठीक समझा जाता है और एक सोसाइटी में इसको ठीक नहीं समझा जाता, क्योंकि आपकी नॉर्म से आपने उसको उसी तरह से अडेप्ट किया, आपने उसको उसी तरह से सीख लिया है। Then we come to discuss about the applied ethics. Applied ethics refers to the practical application of moral considerations. It is ethics with respect to real world actions and their moral considerations in the areas of private and public life, the profession, health, technology, law and leadership. अप्लाइड एथिक्स जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है
अप्लाई करना। आपने पहले क्या किया कि मेटा एथिक्स हैं जो आपको ना मिले हैं आपके मज़हब की तरफ से, या आपके जीन्स में आपको मिले हैं, या आपके ब्रॉटअप में वो चीज़ें आई हैं कि वो अंडरस्टूड है कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, ये ठीक है और ये नहीं है। उसके बाद दूसरी आई नॉर्मेटिव, जो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, जो मतलब हर सोसाइटी में ड्यू टू सम रीजंस वेरी करती है। जब आप वो सीख लेते हैं तो अप्लाइड क्या होता है, फिर आप उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, अपने एक्शंस पे अप्लाई करते हैं। आप तजर्बा करने से उसको सीखते हैं, लर्न करते हैं, गेन करते हैं कि हाँ ये इसका जो मेन इम्पैक्ट है, ये इसका मेन बैकग्राउंड है और इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ, हो सकता है या हुआ था। और फिर आप अपने उस एक्शन की एप्लीकेशन को दूसरों तक भी पहुंचाते हैं और दूसरे भी आपके बिहेवियर से उसको लर्न करते हैं। देन वी कम टू नो अबाउट द स्कोप। अब स्कोप बेसिकली जो क्या है एथिक्स का, द स्कोप ऑफ एथिक्स इंडिकेट्स इट्स सब्जेक्ट मैटर। Ethics and normative science deals with moral ideal or the good in order to inquire the nature of our conduct. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आप इंसान की फ़ितरत को जब तक नहीं जान सकते, जब आप उसके लिए कोई जो है ना सेट ऑफ रूल्स नहीं रखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तक आप बच्चे का एग्ज़ामिनेशन नहीं लेते, आपको नहीं पता चलता कि उसने कितना लर्न किया है, उसने कितना सीखा है, उसने कितनी चीज़ों को जो है अपनी मेमोरी में जो है सेव किया है, या उसका इसका बैकग्राउंड नॉलेज क्या था और ये फर्दर उसके ऊपर क्या एक्शन करेगा। तो एथिक्स नहीं होते तो हम किसी इंसान के बिहेवियर को जज ही नहीं कर सकते थे। जैसे किसी भी इंसान के गुड और बैड होने के पीछे भी रीजंस होती हैं, ओनली देर आर नॉट ओनली एथिक्स जो कि ये डिसाइड करते हैं कि उसने क्या करना है, उसका कुछ और बैकग्राउंड रीजंस भी होता है। तो एथिक्स के बावजूद भी कोई शख्स अपने बिहेवियर को से डिनाई कर रहा है या उसका बिहेवियर किसी भी किस्म का कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। तो उस टाइम पे एथिक्स आपको हेल्प करते हैं उसके जो कंडक्ट है, उसकी नेचर को जज करने के लिए। व्हाट इज़ द एम ऑफ स्कोप इन एथिक्स? अब इसका एम क्या है? द स्कोप ऑफ एथिक्स इंडिकेट्स इट्स सब्जेक्ट मैटर and it inquires into the nature of the springs of actions, motives, intentions, voluntarily actions and so on। कि इसमें इंसान के सारे एक्शंस को जज किया जाता है कि उसने किसी भी अनसर्टन सिचुएशन में कैसे बिहेव किया, उसका वॉलंटियर एक्शन कैसे था, उसका जनरल बिहेवियर क्या है। बाज़ औक़ात होता है ना कि हम किसी भी इंसान के बिहेवियर से बड़ा जो है सरप्राइज़ होते हैं कि मतलब हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये कर सकता है, लेकिन वो वैसा बिहेव करता है। तो उसमें फिर हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी एथिकल या मॉरल वैल्यूज़ हैं जो इसको किसी भी तरीके से नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रही हैं, या सोसाइटी में ऐसा क्या हो रहा है जो उसकी एथिकल वैल्यूज़ से कॉन्ट्रे कर रहा है, जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि एथिक्स इज़ कंसर्न्ड विद द हाईएस्ट गुड और एब्सोल्यूट गुड। इट इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ इट्स फंडामेंटल नेशंस, राइट, ड्यूटी एंड गुड। कि जो हमारे एथिक्स हैं वो बेसिकली जब हम उनको डिफ़ाइन करते हैं तो हम उससे एब्सोल्यूट गुड की रिक्वायरमेंट करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो एथिक्स बनाए इसीलिए जाते हैं कि सोसाइटी में बेहतरी आए, पॉजिटिविटी हो। तो पॉजिटिविटी का तो रिज़ल्ट हमेशा बेस्ट होना चाहिए, गुड होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को हम सोसाइटी में लॉन्च करने की कोशिश करते हैं जिससे लोगों का ओवरऑल बिहेवियर जो वो चेंज हो। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड विद कुरान पाक, वी आर ब्लेस्ड विद इस्लाम। तो इस्लाम तो एक ऐसा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसके बारे में हम तो क्या कि गैर मुस्लिम भी उसको ना मानने के बावजूद उसको प्रेज़ करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसको फॉलो ना करने के बावजूद एडमिट करते हैं कि हर चीज़ का सलूशन इसके अंदर मौजूद है। तो जब हम कुरान पाक जो है उसको अगर जहन में रखें तो उसका क्या हमारे जहन में आता है नतीजा कि कुरान पाक का मकसद है कि द रिज़ल्ट मस्ट बी एब्सोल्यूट गुड। कि अल्लाह ताला ने उसमें जो भी कुछ बताया है, चाहे वो सज़ा देने के बारे में है, चाहे वो जज़ा देने के बारे में है, चाहे वो पिछली अक़वाम के किस्से सुना के उससे इबरत देने के लिए है, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ वाक़यात से हमें आगाह करने के लिए है। और फिर उन्हीं सारी चीज़ों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस की, उन्होंने हदीस बयान की जिनसे हम जो है लर्न करते हैं। तो उनका मकसद यही है कि आप गुनाह के रास्ते को छोड़ दें, बदी के रास्ते को छोड़ दें और आप जो है नेकी के रास्ते पे आ जाएं। उसमें नेकी के रास्ते पे आने के लिए बेशुमार तरीके अल्लाह ताला ने बताए हैं। छोटी से छोटी चीज़ पे अल्लाह ताला ने जो है अजर दिया है, छोटी से छोटी चीज़ के अल्लाह ताला ने इनाम देने का वादा किया। उसकी क्या वजह है? वो मोटिवेशन है इंसान के लिए कि वो पॉजिटिविटी की तरफ आए, वो अच्छे की तरफ आए। तो वो जब अच्छे की तरफ आएगा तो जो एंड है दैट इज़ एब्सोल्यूट गुड।
ना सिर्फ उसके बिहेवियर में, ना सिर्फ उसकी सोसाइटी में, बल्कि उसकी आखिरत की ज़िंदगी में भी दैट विल प्रूव एज ए एब्सोल्यूट गुड, कि वो उसका जो है फल खाएगा और वो जन्नत में जाएगा, वो बख्शा जाएगा। तो एथिकल वैल्यूज़ जो हैं दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम योर रिलीजन। अब मेरा पर्सनली जो ओपिनियन है इस हवाले से, कि कोई भी सोसाइटी अपने रिलीजन से हट के अपने आप को डेवलप नहीं कर सकती। रिलीजन इज़ द बेस ऑफ एथिकल वैल्यूज़ ऑफ एनी कंट्री, एनी रीजन, एनीथिंग। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन तमाम एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो किया जाए, नंबर 1। अब होता क्या कि एथिकल वैल्यूज़ तो बना ली, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, देन यू नीड अ लॉ। जो आपका लॉ होता है उसका काम होता है कि आपने इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे? आया उसके लिए कोई सज़ा जज़ा का प्रोसीजर रखेंगे, या जनरल लोगों की ट्रेनिंग की जाएगी, या लोगों को एजुकेट किया जाएगा, या ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो हैं बनाए जाएंगे जो लोगों को इस हवाले से रहनुमाई भी करें और प्रैक्टिकली उस चीज़ में पार्टिसिपेट करा के उनके अंदर मोटिवेशन भी पैदा करें। तो ये बेसिकली एथिक्स का रोल है, इसकी वैल्यूज़ हैं। ये ऑलरेडी हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं, इट इज़ द 4th टाइम रिवीजन। तो साथ साथ आप लोग इसको देखें, और इसके हवाले से कोई भी क्यूरीज यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम फर्दर 1 बाय 1 करके इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सुबह हम इसका जो नेक्स्ट फर्दर जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, और इसको आप सुन लें। इसके हवाले से जो पूछना चाहे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।